ताज की बहू चिल्लाते हुए आई। उठो, इस घर में सब कुछ ठीक करो। तुम कुछ नहीं कर रही हो। मैं चुप रही और फिर कहा, प्यारी, यह घर तुम्हारा नहीं है। ये वह विरासत है जो एक दिन तुम नहीं देख पाओगे। मैंने तय किया कि उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है कि इस सब का निर्माण किसने किया। उसकी शक्ल रंग बदल गई जब उसने कागजात देखे। उठो, इस घर में सब कुछ ठीक करो। तुम कुछ नहीं कर रही हो। दीपाली का चिल्लाना मेरी रसोई की दीवारों पर गूंज रहा था, जैसे कोई करारा थप्पड़। मैं अपनी चाय की प्याली के सामने बैठी थी, वह पुरानी मिट्टी की प्याली जो मेरे दिवंगत ताज ने मुझे 40 साल पहले दी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, नफरत के कारण, जो महीनों से मैं चुपचाप अपने अंदर दबा रही थी। दीपाली मेरे सामने खड़ी थी, हाथों को क्रॉस करके। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उसने उस सुबह में खुद ही प्रेस की हुई महंगी ब्लाउज पहनी हुई थी और उसकी खूबसूरती से रंगी हुई नाखून रोशनी में चमक रहे थे। वही हाथ जो कभी भी मेरे घर में बर्तन धोने नहीं आए। क्या तुम सुन रही हो सासू माँ? या तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि सुनाई नहीं देता? मैंने लिविंग रूम की दरवाजे की ओर देखा। वहीं खड़ा था वह, मेरा बेटा रोहित, मेरा इकलौता बेटा, जो मेरे गर्भ में था, जिसे मैंने अकेले पाला जब उसका पिता दूसरे शहरों में काम करता था ताकि हमें खाना मिल सके। वह दीवार से टेक लगाए खड़ा था, अपनी मोबाइल स्क्रीन में घुसे हुए, जैसे कि इस सब का उस पर कोई असर नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, न मेरी रक्षा की, न ही मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये पहली बार नहीं था जब दीपाली ने मुझ पर चिल्लाया था, और न ही पहली बार था जब मेरे बेटे ने अनसुना किया था। लेकिन उस दिन, उस बुरे दिन, कुछ बदल गया। मैंने अपनी प्याली को मेज पर धीरे से रखा, जैसे मेरी जिंदगी एक बूंद भी गिरने पर निर्भर करती हो। मैंने गहरी सांस ली। चाय की खुशबू अभी भी हवा में तैर रही थी, पराठों की महक के साथ जो मैंने नाश्ते के लिए गर्म किए थे। एक ऐसा नाश्ता जिसे दोनों ने छुआ भी नहीं। दीपाली, मैंने शांत स्वर में कहा, हालांकि मेरा दिल युद्ध के ढोल के जैसे धड़क रहा था। ये घर तुम्हारा नहीं है। उसने एक सुखद अपमानजनक हंसी छोड़ी। अरे नहीं, तो मैं यहां रह रही हूं, सासू माँ, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। रोहित फिर भी नहीं हिला, न ही उसने मेरी ओर देखा। उस पल मुझे पता चला कि समय आ गया है। समय यह बताने का कि इस घर की हर ईंट किसने बनाई, हर खिड़की किसने लगाई, और बगीचे में हर पेड़ किसने लगाया। मैंने धीरे धीरे उठी। मेरी घुटने पहले जैसे नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे एक ताकत दी जिसे मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। मैंने बिना एक और शब्द कहे अपने कमरे की ओर बढ़ी। मेरे पीछे मैंने सुना दीपाली कुछ बड़बड़ाई, शायद एक और अपमान। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे अलमारी में, एक लकड़ी के डिब्बे में, जो किसी और को नहीं पता था, वे कागजात थे, दस्तावेज थे, जो साबित करते थे कि यह घर, इसका हर इंच मेरा है, केवल मेरा। और अब समय आ गया था कि वे दोनों इसे जाने। जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मेरे मन में एक वाक्य कौन था। मैंने तय किया कि यह समय है उन्हें यह बताने का कि उन्होंने जो आनंद लिया वह किसने बनाया। लेकिन जो वे अब भी नहीं जानते थे वह यह था कि वह कागज जो मैं उन्हें दिखाने वाली थी, वह एकमात्र रहस्य नहीं था जो मेरे पास था। मेरे पास और भी कुछ था, कुछ ऐसा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। हम यहां तक कैसे पहुंचे? ये सवाल है जिसे मैं हर रात पूछती हूँ जब मैं दीवार के उस पार उनकी हंसी सुनती हूँ। हंसी जो मजाक, दूसरों की विजय, और सब कुछ जो मैंने बिना जाने खो दिया, की आवाज लगती है। 3 साल पहले मेरी दुनिया ढह गई। ताज, मेरे पति, मेरे जीवन साथी का एकदम अचानक दिल का दौरा पड़ा जब वह इसी घर की छत ठीक कर रहा था। वह बिना किसी चेतावनी के गिर गया, बिना अलविदा कहे। उसने मुझे एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसका मुझे महीनों तक सांस लेना नहीं आ रहा था। रोहित ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। वह रोया, मुझे गले लगाया और कहा, माँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं यहां हूं। झूठ। अपने पिता को दफनाने के 2 हफ्ते बाद रोहित दीपाली के साथ आया।
वे 6 महीने पहले शादी कर चुके थे। वे दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में रह रहे थे, एक किराए पर, जो उनके वेतन का आधा खा जाता था। माँ, उसने उस नरम आवाज में कहा जो वह तब करता था जब वह बच्चा था और कुछ चाहता था। क्या हम तुम्हारे साथ कुछ समय रह सकते हैं? सिर्फ तब तक, जब तक हम अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर लेते। ये कुछ महीने, अधिकतम 1 साल होगा। दीपाली मुस्कुराई, एक मीठी, लगभग शर्मीली मुस्कान। वह पास आई और मेरे हाथों को पकड़ लिया। माँ, मैं तुम्हारी बहुत देखभाल करूंगी। मुझे पता है कि इस बड़े घर में अकेले रहना कितना मुश्किल है। हम एक दूसरे की संगति कर सकते हैं। माँ, किसी ने मुझे इस नाम से नहीं बुलाया था जब से मेरी अपनी माँ का निधन हुआ। यह शब्द मेरे दिल में एक ऐसे गले के रूप में गया जिसकी मुझे वर्षों से आवश्यकता थी। इसलिए मैंने हाँ कहा। निश्चित रूप से मैंने हाँ कहा। पहले के कुछ महीने सहनीय थे। दीपाली मुझसे रेसिपी पूछती, मुश्किल दागों को साफ करने के लिए सलाह मांगती, मुझे दोपहर में साथ में टीवी धारावाहिक देखने के लिए आमंत्रित करती। रोहित काम से लौटता और हम तीनों साथ में रात का खाना खाते, जैसे एक परिवार। लेकिन धीरे धीरे, जैसे पानी दरारों से रिश्ता है, सब कुछ बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातें थीं। दीपाली ने मुझसे पूछना बंद कर दिया कि मैं क्या खाना चाहती हूँ। वो बस फैसला कर लेती थी। फिर उसने मेरी चीजें इधर उधर करना शुरू कर दिया। यहाँ ज्यादा अच्छा दिखता है सासू माँ, वो उस मुस्कान के साथ कहती थी, जो हर बार पहले से ज्यादा नकली लगती थी। एक दिन मैं कमरे में गई और मेरी झूला कुर्सी, जहां ताज ने मुझे रविवार को अखबार पढ़कर सुनाया था, अब वहां नहीं थी। उसे उसने गाड़ी के स्टैंड में रख दिया था। वह बहुत जगह घेरती थी। दीपाली ने मेरी आंखों में देखे बिना समझाया, मैंने एक नया, ज्यादा आधुनिक सोफे रखा है। रोहित ने कुछ नहीं कहा। वह फुटबॉल देख रहा था। फिर आदेश आ गए, जो एहसान के रूप में छुपे हुए थे। सासू माँ, क्या आप यह ब्लाउज धो सकती हैं? ये नाजुक है और आप इसे अच्छे से कर सकती हैं। माँ, क्या आप नाश्ता थोड़ा पहले नहीं बना सकती? दीपाली को जल्दी निकलना है। आप घर पर हैं, थोड़ा बाथरूम साफ कर लो। कुल मिलाकर हम तो पूरे दिन काम करते हैं। हर एहसान एक और बोझ बन जाता था, लेकिन मैं उन्हें सहती थी, क्योंकि वे मेरी परिवार हैं, क्योंकि रोहित मेरा बेटा है। ताज की मौत के बाद मुझे इतनी डर थी कि अकेली रह जाऊंगी कि मैंने खुद को छाया बनना पसंद किया, किसी समस्या से ज्यादा। मैं अपने ही घर में अदृश्य हो गई। खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई करती। दीपाली अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी पर जाती। महंगे कपड़े, 3,000 रुपए से ज्यादा की जूतियां, ब्रांडेड पर्स लेकर आती। जबकि मैं 10 साल पुरानी ब्लाउज पहनती रही, क्योंकि मैं पैसों के लिए मांगकर परेशानी नहीं डालना चाहती थी। रोहित एक निर्माण कंपनी में दिन में 12 घंटे काम करता। थका हुआ घर लौटता, अपनी पत्नी के गले में जा गिरता। मुझे बस एक तेज किस करता, जैसे किसी घरेलू फर्नीचर को सलाम किया हो। महीने बीत गए, 1 साल, फिर 2, फिर 3, और मैं इंतजार करती रही कि वे अपना पैसा इकट्ठा करें और चले जाएं, कि मेरा घर फिर से मेरा घर बन जाए। लेकिन दीपाली को कोई जल्दी नहीं थी। क्यों होनी चाहिए? वह 2 मंजिल के घर में मुफ्त रह रही थी, जिसमें एक बाग, 3 बेडरूम और 2 गाड़ियों के लिए स्टैंड था। एक ऐसा घर जिसकी कीमत मेरे हिसाब से कम 4 करोड़ 50 लाख रुपए थी। एक घर जिसे वह अब अपना मानने लगी थी। एक रात मैं सो नहीं सकी। पानी के लिए उठी और उसके कमरे के पास से गुजरते हुए उन्हें सुना। प्यार, मेरी माँ कहती हैं कि हमें अपने घर के लिए बचत करनी चाहिए, रोहित कह रहा था। दीपाली ने हंसते हुए जवाब दिया, एक सूखी हंसी बिना मजाक के। क्यों रोहित, तुम्हारी माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई है। कुछ सालों में ये घर तुम्हारा हो जाएगा। क्यों दूसरी जगह पर खर्च करना? चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी जिसने मेरे खून को जमा दिया। मैंने इंतजार किया कि मेरा बेटा कुछ कहे, उसे सही बताए, मेरी रक्षा करे। लेकिन मैंने जो सुना वो सिर्फ गद्दे की आवाज थी, और उसकी थकी हुई आवाज। तुम सही हो, यहां रहना ज्यादा व्यावहारिक है।
मैं गलियारे में ठहर गई, हाथ में खाली गिलास लिए, और मेरा दिल टुकड़ों में टूट रहा था, जिसे कोई कभी नहीं देखेगा। उस रात मैंने पानी नहीं पिया। अपने कमरे में गई, उस बिस्तर पर बैठ गई जहां मैंने 40 साल ताज के साथ बिताए थे, और चुपचाप रोई, तकिए से मुंह दबाकर, ताकि कोई मुझे न सुने। क्योंकि मैंने अपने घर में रोना ऐसे ही सीखा था, चुपचाप, अदृश्य। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उस रात की बातचीत सिर्फ एक बहुत बुरे चीज की शुरुआत थी। दीपाली सिर्फ मेरे घर में नहीं रहना चाहती थी, वह उसे अपने नाम करना चाहती थी, और उसके पास ऐसा करने का एक योजना था, जिसे मैं जल्द ही जानने वाली थी। कुछ दिन होते हैं जो आपको बदल देते हैं, जो आपके जीवन को पहले और बाद में बांट देते हैं। मेरे लिए वह दिन अप्रैल का एक मंगलवार था। मैं सुबह 6 बजे से रसोई में थी। मैंने ठीक से सो नहीं पाया, जैसे हमेशा। लेकिन उस सुबह मेरे मन में एक निश्चित विचार था, रोहित का पसंदीदा मोले पोब्लानो बनाना। मेरी दादी की रेसिपी, जिसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और मैंने 30 सालों में पूरा किया। 4 पीढ़ियों की महिलाएं उस बर्तन में। मैंने सेंट जॉन के बाजार में सबसे अच्छे मिर्च खरीदे, चंकी, मुल्लातो, पासिलास, ओक्साका का चॉकलेट, हाथ से भुने हुए मूंगफली। मैंने पूरी सुबह पीसने, भूनने, मिलाने में बिताई। घर में त्योहारों की खुशबू थी, रविवार की महक थी, उन दिनों की जब रोहित बच्चा था और 3 प्लेटें खा जाता था और मांगता था। जब मैं मोले को घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी, मैं सोच रही थी, आज वह मुझे याद करेगा, आज वह मुझे पहले की तरह देखेगा, आज मैं अदृश्य नहीं रहूंगी। मैं कितनी बेवकूफ थी। दोपहर के 2 बजे मैंने मेज लगाई, फूलों वाले अच्छे मेजपोश को निकाला, चावल, तले हुए राजमा परोसे, ताजा बनी पराठों को गर्म किया। मोला परफेक्ट था। वह उस गहरे लाल रंग में चमक रहा था, जो केवल तब मिलता है जब आत्मा बर्तन में रहती है। मैंने इंतजार किया। 3 बजे मैंने दीपाली की गाड़ी की आवाज सुनी। वह ब्यूटी पार्लर से आ रही थी। उसके बाल अच्छे से सजे थे, और वह हमेशा की तरह महंगे परफ्यूम की खुशबू में थी। वह मुर्गी की दुकान की थैलियों के साथ आई। मेरा दिल रुक गया। नमस्ते सासू माँ, उसने मुझसे देखे बिना कहा। वह सीधे रसोई में गई और थैलियां बार में रख दी। मैंने खाना लाया है। आज मुझे भुना हुआ मुर्गी खाने का मन हुआ। मैं चूल्हे के पास ठहर गई। दीपाली, मैंने मोला बनाया है, जो रोहित का पसंदीदा है। उसने मुड़कर मुझे देखा, जैसे उसे अब भी एहसास हुआ हो कि उसकी उपस्थिति पहली बार। अरे बहू, कोई भी इतनी तैलीय खाने की चीजें नहीं खाना चाहता। यहां तो हम स्वस्थ खाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। वह बर्तन के पास गई, उसे खोला। मोल के भाप ने हमारे बीच का स्थान भर दिया। उसने नाक सिकोड़ ली। भगवान, ये कितना भारी गंध है। ये तो भयानक मोटा करता है। उसने बर्तन उठाया, मेरा बर्तन, जिसे मेरी माँ ने अपनी शादी में इस्तेमाल किया था, कचरे के डिब्बे की ओर चल पड़ी। नहीं, दीपाली, रुको। उसने मुझे नहीं सुना, या शायद सुना और परवाह नहीं की। उसने सब कुछ खाली कर दिया। वह मोल जिसे बनाने में मुझे 6 घंटे लगे, 4 पीढ़ियों का नुस्खा, सब कुछ कचरे के डिब्बे में गिरा, एक गीले और निश्चित ध्वनि के साथ, जो अब भी मेरी रातों में सुनाई देती है। ठीक है, अब हम अच्छे से खा सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और वह मुस्कान मेरे जीवन में देखी गई सबसे निर्दयी थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कह सकती थी? वह मेरी बहू थी, मेरे बेटे की पत्नी। मैं समस्या नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बस सिर हिलाया। बेवकूफ की तरह मैंने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद रोहित आया। वह गुनगुनाते हुए अंदर आया, खुश था। काम की शर्ट उतारी और सिंक में हाथ धोए। क्या खुशबू है? उसने कहा। क्या बनाए खाने के लिए? रोस्टेड चिकन, प्रिया, दीपाली ने उत्तर दिया, उसे एक बड़ा प्लेट सलाद के साथ परोसते हुए। तुम्हारा पसंदीदा। छूट, उसका पसंदीदा तो मोल था, हमेशा मोल ही था। रोहित मेज पर बैठ गया, दीपाली भी। मैं चूल्हे के पास खड़ी रही, अभी भी अप्रण पहने हुए, अभी भी मिर्च और चॉकलेट की गंध में डूबी हुई। तुम खाना नहीं खाओगी माँ? रोहित ने मुंह भरा हुआ पूछा। मुझे भूख नहीं है बेटा। अच्छा। और वह खाने लगा। उसने यह तक नहीं पूछा कि क्यों।
न ही उसने मेरी लाल आंखें देखी, न ही उसने कचरे के डिब्बे में भरे मोल को देखा। वे हंसते खिलखिलाते रहे, एक सीरीज के बारे में बात कर रहे थे जिसे वे देख रहे थे। मैंने चुपचाप रसोई साफ की, खाली बर्तन को। मैंने अपने आंसुओं को रसोई के कपड़े से पोंछा ताकि वे मुझे ना देख सकें। जब वे खत्म हुए, दीपाली ने अपना थाली काउंटर पर छोड़ दिया। अरे सासू माँ, क्या तुम इसे धो दोगी? मुझे तैयार होना है, मेरी दोस्त रात को आ रही हैं। मैंने नहीं पूछा, बस उसे देखा। उस रात जब वे लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे, मैं अकेले रसोई में बैठी। मैंने बचे हुए चावल को गर्म किया और उसे सीधे बर्तन से खा लिया। मैंने प्लेट में भी नहीं डाला। अब इसका कोई मतलब नहीं था। चारों ओर देखा। मैंने इस रसोई को खुद डिजाइन किया था। मैंने हर टाइल को चुना। मैंने दीवारों को पीले रंग में रंगा क्योंकि ताज कहता था कि यह रंग मुझे खुश करता है। यहां मैंने अपने बेटे को पाला। यहां मैंने हजारों भोजन बनाए। यहां मैंने हंसी, आंसू, सपने देखे। और अब मैं अपने ही स्थान में एक अजनबी थी। लेकिन सबसे बुरा अब भी बाकी था। उस रात करीब 11 बजे जब मुझे नींद आ रही थी, मैंने लिविंग रूम में आवाजें सुनी। दीपाली अपनी दोस्तों के साथ थी। हंसते हुए म्यूजिक चल रहा था। क्लास टकरा रहे थे। मैं सो नहीं रही थी। अनिद्रा मेरी वफादार साथी बन गई थी। इसलिए मैं पानी के लिए उठी। मैंने धीरे धीरे रास्ते में चलकर शोर नहीं मचाने की कोशिश की। फिर मैंने उसे सुना। नहीं नहीं, सच में, दीपाली हंसते हुए कह रही थी। सासू माँ अब किसी काम की नहीं रही, बस बोझ बन गई है। मैंने उसे कहा कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर वह भी नहीं कर सकी। उसकी दोस्तों ने हंस दिया। और तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता? एक आवाज ने पूछा। रोहित तो बहुत प्यारा है, लेकिन अपनी माँ के साथ वो बहुत कमजोर है। इसलिए मुझे ही व्यवस्था बनानी होगी। मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि हमें उसे एक वृद्धाश्रम में डालना चाहिए। ये घर एक बूढ़ी औरत के लिए बहुत बड़ा है, जो अब कुछ नहीं करती। एक वृद्धाश्रम। वे मुझे वृद्धाश्रम में डालना चाहते थे। मैं अंधेरे हॉलवे में जमी हुई खड़ी रही। हाथ में गिलास कांप रहा था। पर घर तो उसके नाम है ना? दूसरी दोस्त ने पूछा। दीपाली ने आवाज को धीमा किया, लेकिन इतना नहीं कि मैं सुन न सकूं। अभी तो है, लेकिन मैं इस पर काम कर रही हूं। रोहित ने कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं। उसे लगता है कि यह उसकी मां के खर्चों में मदद करने के लिए है, लेकिन असल में हंसी आती है। देखेंगे, ये बूढ़ियां हमेशा नहीं रहती। हंसी लिविंग रूम में गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे फर्श मेरे पैरों के नीचे खुल रहा है। दीवारें घूम रही थीं। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने बिना शोर किए अपने कमरे में वापस चली गई। दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। और इस बार मैंने नहीं रोया, क्योंकि आंसू अब किसी काम के नहीं थे। मेरे अंदर कुछ बदल गया था, कुछ कठोर, कुछ ठंडा। दीपाली सोचती थी कि मैं अदृश्य हूं। वह सोचती थी कि मैं एक बेवकूफ बूढ़ी औरत हूं, जो मौत का इंतजार कर रही है। लेकिन वह यह जानने वाली थी कि मेरे जैसे महिलाएं, जो अपने हाथों से घर बनाती हैं, इतनी आसानी से गायब नहीं होती। और जब एक महिला रोना बंद करती है, तो वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाती है। रोहित को सच्चाई नहीं पता। मैंने कभी उसे नहीं बताई। शायद यह मेरी गलती थी। मैंने उसे यह सोचने दिया कि यह घर, यह जीवन, जो कुछ भी हमारे पास था, बस यूं ही आया। जैसे किस्मत ने हमें बिना कुछ मांगे एक घर दे दिया। लेकिन सच कुछ और है। सच दर्द देता है। सच भारी होता है। और उस सुबह, अपने बिस्तर पर बैठी सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। मैंने तय किया कि इसे याद करने का समय आ गया है। यह घर कहीं से नहीं बना। यह खून, पसीना और आंसुओं से बना है जो किसी ने नहीं देखे। यह 1935 ही था। रोहित केवल 3 साल का था। हम दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहते थे। इतना छोटा कि बिस्तर रसोई की दीवार को छूता था। ताज एक मजदूर के रूप में काम करता था, 12-14 घंटे रोज। मैं पड़ोसियों के लिए कपड़े सीती थी। पार्टी के कपड़े, पैंट के फॉल, 20 रुपए प्रति काम। अगर किस्मत अच्छी होती तो 50। हम हर पैसे को बचाते थे। हम चने के साथ पराठे खाते थे। कभी कभी सिर्फ पराठे और नमक। रोहित पूछता था कि कभी मांस क्यों नहीं होता। मैं उसे बताती थी कि
मांस से नुकसान होता है, चने उसे मजबूत बनाते हैं। वह मुझ पर विश्वास करता था। बच्चे हमेशा विश्वास करते हैं। ताज एक दिन हमें एक घर का सपना दिखाता। कभी न कभी वह रात में कहता, जब उसकी हाथों में ईंटों का बोझ होता, कभी न कभी हमारा अपना छत होगा और कोई हमें नहीं छीन सकेगा। हम 5 साल तक जमीन के लिए पैसे इकट्ठा करते रहे। 5 साल बिना छुट्टियों, बिना नए कपड़ों, बिना त्योहारों के। हर पैसा जो आता बंट जाता, आधा जीने के लिए, आधा सपने के लिए। 1990 में हमने जमीन खरीदी। एक टुकड़ा जमीन दिल्ली में 2,50,000 रुपए में मिला। हमारे लिए यह एक दौलत थी। हम उस कागज पर हस्ताक्षर करते हुए खुशी और डर से कांप रहे थे। यह हमारा था। आखिरकार कुछ हमारा था, लेकिन खाली जमीन घर नहीं बनती। ताज को वेराक्रूज में काम मिला। एक बड़ा निर्माण प्रोजेक्ट, 6 महीने का, जिसमें दोगुना भुगतान होता था। उसने स्वीकार कर लिया। उसे स्वीकार करना पड़ा। हम रोहित और मैं दिल्ली में अकेले रह गए। ताज जो पैसे भेजता था, उससे हमने घर बनाना शुरू किया। लेकिन हमारे पास मजदूरों को रखने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने खुद करना शुरू किया। हाँ, मैंने अपने हाथों से। मैंने एक ठेकेदार को 2 दिन के लिए रखा ताकि मुझे मूल बातें सिखा सके। बाकी समय मैं अकेले काम करती थी। सीमेंट मिलाना, ईंटें उठाना, दीवारें बनाना। रोहित मलबे के बीच खेलता था जब मैं काम कर रही थी। मैं उसे सुबह तैयार किए हुए चने की टॉफी देती थी, फिर उसे पड़ोसी के पास छोड़कर काम पर लौट जाती थी। मेरा काम। मेरे हाथों में छाले पड़ गए। मेरी पीठ इतनी दर्द करती थी कि कुछ रातों में सो नहीं पाई। मैंने 13 किलो वजन घटा दिया। मेरा चेहरा सूरज से काला हो गया, समय से पहले झुर्रियों वाला। लेकिन दीवारें बढ़ रही थीं। एक दिन मुझे नींव के लिए तुरंत पैसे की जरूरत थी। ताज ने अभी अपनी तनख्वाह भेजी थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। 20,000 रुपए की कमी थी। हमारे पास और कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं, केवल मेरे कान की बालियां, सोने की बालियां, जो ताज ने हमारी शादी के दिन मुझे दी थीं। मेरे पास जीवन में यही एकमात्र बालियां थीं। मैं उन्हें हर दिन पहनती थी। वे मेरा खजाना थी। मैंने उन्हें आईने के सामने उतारा, हर एक को देखा और बेच दिया। 20,000 रुपए। मैंने ताज को कभी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वह इस बोझ से गुजरे। जब उसने मुझसे बालियों के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि मैं उन्हें खो गई। वह उदास हुआ, लेकिन और कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। निर्माण में 3 साल लगे। 3 साल दीवारें खड़ी करने, खिड़कियां लगाने, सीमेंट मिलाने, रंगाई करने में। 3 साल में रोहित ने अपनी माँ को एक मशीन में बदलते हुए देखा। जब ताज वेराक्रूज से लौटा, तो घर लगभग पूरा हो चुका था। वह उसके सामने खड़ा होकर आंसुओं से भरी आंखों से देखता रहा। तूने यह किया? उसने पूछा। हमने? मैंने कहा। तूने इसे खरीदा, मैंने इसे बनाया। हम सड़क के बीच में गले मिले। रोहित, जो अब 8 साल का था, हमारी ओर दौड़ा। हमारे पास अब घर है पापा। हमारे पास अब घर है। हम 15 सितंबर 1973 को चले गए। मुझे यह तारीख याद है, क्योंकि उस रात हमने फर्श पर एक तौलिया पर बैठकर रात का खाना खाया, खिड़की से आतिशबाजी देखते हुए। हमारे पास अभी तक फर्नीचर नहीं था, लेकिन हमारे पास छत थी, दीवारें थीं, हमारा घर था। रोहित पहली बार अपनी खुद की कमरे में सोया। मैं जागती रही, हर कोने को छूते हुए, उन दीवारों को छूते हुए जिन्हें मैंने खुद उठाया था, उन दरवाजों को रंगते हुए, बगीचे में जहां मैंने अपने हाथों से पहला पेड़ लगाया था। यह घर कोई विरासत नहीं था, यह कोई भाग्य नहीं था, यह कोई उपहार नहीं था। यह 30 वर्षों का बलिदान था, बिना सोए रातों का, बिना मांस के खाने का, टूटे हाथों का, टलते सपनों का, चुपचाप बेची गई शादी की बालियों का। इन दीवारों की हर ईंट में मेरा खून है, हर खिड़की में छुपे आंसुओं की परछाई है, हर कोने में मेरे जीवन का एक टुकड़ा छुपा है। और रोहित को इससे कुछ नहीं पता था। उसके लिए यह घर हमेशा से यहां था, जैसे हवा, जैसे पानी, कुछ जो बस अस्तित्व में था और हमेशा रहेगा। मैंने उसे कभी भी विस्तार से नहीं बताया। मैं चाहती थी कि उसकी बचपन खुशहाल हो, हमारे बलिदानों का बोझ न हो। मैं चाहती थी कि वह हल्का बड़ा हो, बिना किसी गिल्ट के। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की,
क्योंकि जब आप चीज़ों की कीमत नहीं जानते, तो आप उन्हें महत्व नहीं देते। और मेरे बेटे ने इस घर को महत्व नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि हर मीटर का टुकड़ा मेरे शरीर का एक हिस्सा था। उसे नहीं पता था कि बगीचा जहां अब दीपाली अपने मिलन समारोह आयोजित करती थी, वही बगीचा था जहां मैंने टूटे नाखूनों से गुलाब लगाए थे। उसे कुछ नहीं पता था। और दीपाली दीपाली मानती थी कि यह घर, जो अब छोर 5 करोड़ रुपए का था, सिर्फ एक आरामदायक जगह थी जहां वह मुफ्त में रह सकती थी। उसे नहीं पता था कि इस घर की एक मालिक है, एक मालिक जो अब अदृश्य नहीं थी, एक मालिक जो सभी को याद दिलाने वाली थी कि घर कागज से नहीं बनते, वे आत्मा से बनते हैं। और मेरी आत्मा यहां अभी भी थी। हर ईंट मुझे याद करती थी, हर दीवार मेरा नाम फुसफुसाती थी। जल्द ही वे भी इसे सुनेंगे। अगर किसी चीज से बुरा कुछ है, तो वह अपने ही घर में अपमानित होना है। और यह अपमान जब अजनबियों के सामने हो, तो और भी बुरा। दीपाली मुझे यह दिखाने वाली थी कि वह कितनी नीचे गिर सकती है। यह एक शनिवार था। मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी जब दीपाली अपने फोन के साथ बाहर आई, और उस मुस्कान के साथ जो मुझे हमेशा नर्वस कर देती थी। सास, अगले सप्ताहांत मैं एक पारिवारिक सभा रख रही हूँ। मेरी बहन, मेरे माता पिता और मेरे देवर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि वे घर को अच्छे से जाने, घर जैसे यह उनका है। ठीक है दीपाली, मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा। क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? हाँ। उसका लहजा बदल गया, ज्यादा कड़ा, ज्यादा आदेशात्मक। मुझे चाहिए कि तुम पूरे घर को अच्छे से साफ करो और सभा के दिन तुम सेवा करने का ध्यान रखोगी। मैं अपने मेहमानों का ध्यान रखने में व्यस्त रहूंगी। सेवा करना, जैसे एक नौकरानी। लेकिन मैंने सिर हिलाया। मैं हमेशा हाँ कहती थी, क्योंकि मुझे डर था। डर कि रोहित नाराज होगा, डर कि मैं अकेली रह जाऊंगी। डर हमें कायर बना देता है। मैंने पूरे हफ्ते सफाई की, हर कोना, हर खिड़की, पर्दे धोए, फर्श को पोंछा, फर्नीचर को चमकाया। दीपाली मुझे देखती रहती थी, हाथ बांधे, उन धब्बों की ओर इशारा करती जो मुझे नहीं दिखते थे। काल्पनिक धूल असंभव जगहों पर, वहां सास। वो कोना गंदा है, मैं सफाई करती। बाथरूम में अजीब गंध है, ज्यादा क्लोरीन डालो। मैं मान गई। ये तौलिए पुराने हैं, अच्छे तौलिए निकालो। वो अच्छे तौलिए जिन्हें मैंने 15 साल पहले हाथ से कढ़ाई की थी, जिन्हें मैंने खास मौकों के लिए रखा था। अब वे उसके मेहमानों के हाथ सुखाने के लिए इस्तेमाल होंगे। शनिवार आ गया। दीपाली देर से उठी। उसने 2 घंटे में तैयार किया। एक नया ड्रेस पहना, ऊंची एड़ी के जूते, परफेक्ट मेकअप। वह जैसे किसी मॉडल की तरह लग रही थी। मैं अपनी पुरानी फूलदार ब्लाउज, एक घिसा हुआ पैंट और साधारण पोनीटेल में थी। सास, क्या सब कुछ तैयार है? उसने पूछा, अपने गले पर परफ्यूम छिड़कते हुए। हाँ दीपाली, मैंने स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। खाना लगभग तैयार है। पेय फ्रिज में है। परफेक्ट। और एक बात और, उसने मेरे सामने रुककर कहा, जब मेरे माता पिता आए तो तुम मेज पर मत बैठना। तुम सिर्फ सेवा करो और बस। नहीं चाहते कि मेज भरी हुई दिखे, ठीक है? मेरा दिल रुक गया। क्या? कि तुम हमारे साथ मत बैठो। यह एक पारिवारिक सभा है। सास, करीबी, तुम बस खाने में मदद करो और बस। मैं उसे चिल्लाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि यह मेरी मेज है, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय रोहित सीढ़ियों से उतरा, अभी अभी नहाकर, महंगी लोशन की खुशबू में। सब ठीक है जान? उसने दीपाली से पूछा। सब परफेक्ट मेरे जीवन। तुम्हारी माँ हमें सभा में बहुत मदद कर रही है। मदद कर रही है? रोहित ने मुझे देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद माँ, तुम सबसे बेहतरीन हो। और वह टीवी देखने चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, नहीं पूछा कि क्या मुझे मदद चाहिए। उसने मेरी थकी हुई आंखें, झुकी हुई पीठ, मेरे हाथों को नहीं देखा, जो सफाई के कारण फट चुके थे। बाद में 4 बजे मेहमान आए। दीपाली की बहन लुसिया ऐसे आई जैसे वह फैशन शो में हो। ऊंची एड़ी के जूते, ब्रांडेड बैग, काले चश्मे। हालांकि हम छत के नीचे थे। बहन, क्या खूबसूरत घर है, उसने दीपाली को गले लगाते हुए चिल्लाया। दीपाली के माता पिता पीछे आए।
डॉन आर्टुरो और डोना बीट्रिज। वह गुआया बेरा की शर्ट पहने हुए थे और वह ऐसी ज्वेलरी पहने हुए थी जो अंधेरे में भी चमकती थी। हे भगवान डैनी, डॉन आर्टुरो ने चारों ओर देखते हुए कहा, तुमने इस घर के साथ लॉटरी जीत ली। दीपाली हंसी। हाँ पापा, यह सुंदर है ना? यह सुंदर है। वह घर जिसे मैंने बनाया। सुंदर। कोई भी मुझसे नहीं मिला। वे मेरे पास से ऐसे निकले जैसे मैं कोई फर्नीचर का हिस्सा हूं, जैसे मैं दीवार हूं। मैं रसोई में चली गई। वहां से मैं उन्हें हंसते, जोर से बात करते और उन वाइन की बोतलों को खोलते सुन सकती थी जो मैंने अपनी पेंशन से खरीदी थी। मैंने स्नैक्स परोसे, चीज, हैम, जैतून, सब कुछ उस बर्तन में जो ताज ने मुझे हमारे 20वें वर्षगांठ पर उपहार में दिया था। मैंने ट्रे को डाइनिंग टेबल पर रखा। सभी पहले से ही बैठे थे। 8 लोग इम्मी मेसा के चारों ओर। धन्यवाद सास, दीपाली ने मेरी ओर देखे बिना कहा। बाकी लोगों ने भी मुझे नहीं देखा। मैं वापस रसोई में गई। मैंने खाना परोसा, झींगा पास्ता, सलाद, लहसुन की ब्रेड। सब कुछ मैंने सुबह 6 बजे से तैयार किया था। मैंने एक एक करके प्लेटें लाई। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे। थकावट के कारण मेरे हाथ थरथरा रहे थे। जब मैं अंतिम प्लेट के साथ लौटी, डॉन आर्टुरो ने अपना गिलास उठाया। मेरी बेटी और मेरे दामाद के लिए एक टोस्ट, इस खूबसूरत घर के लिए जहां वे अपना परिवार बनाएंगे। सभी ने अपने गिलास उठाए। उनका परिवार, उनका घर। रोहित ने एक बड़ी मुस्कान के साथ टोस्ट किया। उसने सभी के सामने दीपाली को चूमा। मैं दीवार के पास खड़ी थी, एप्रन पहने, एक पानी की जार पकड़े हुए, अदृश्य। वे खाने लगे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। लुसिया एक रिश्तेदार के बारे में एक गपशप बता रही थी। डोना बीट्रिज किसी की शादी में कपड़े की आलोचना कर रही थी। डॉन आर्टुरो राजनीति की बातें कर रहे थे। किसी ने भी खाने का जिक्र नहीं किया। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। किसी ने नहीं पूछा कि इसे किसने बनाया। फिर ऐसा हुआ, मैं और बर्फ लेने रसोई में गई। जब मैं वापस आई, दीपाली ने आवाज ऊंची की, सास, क्या तुम और बर्फ ला सकती हो? यही एक चीज है जो हम तुमसे चाहते हैं, क्योंकि तुम इस घर में कुछ नहीं करती हो और न ही कुछ योगदान देती हो। सन्नाटा एक भारी पत्थर की तरह गिर गया। सभी ने मेरी ओर देखा। मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा लाल हो रहा है, जैसे मेरे हाथ थरथराने लगे। लुसिया हंसी, एक असहज हंसी। टोना बीट्रिज ने मरमर्ड, अरे डैनी, इतनी कड़ी मत बनो। लेकिन उसका लहजा डांटने वाला नहीं था, बल्कि सहानुभूतिपूर्ण था। जैसे कह रही हो, तुम सही हो, लेकिन इसे इतनी जोर से मत कहो। ताज ने अपने चाय के कप से एक घूंट भरा और ध्यान हटाया। रोहित चुपचाप पराठा खा रहा था। कुछ नहीं कहा। बड़ी बात नहीं है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं बर्फ लाती हूं। मैं रसोई की ओर चल पड़ी। मेरे पैर कांप रहे थे। दरवाजा बंद किया और वहां फ्रिज के सामने खड़ी बर्फ के पैकेट के साथ मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये कोई जोर से रोने की आवाज नहीं थी। ये चुपचाप था। आंसू अपने आप गिरने लगे, बिना किसी शोर के, बिना नाटक के। मैंने अपनी हाथों को देखा। ये हाथ जिन्होंने ये दीवारें बनाई, हजारों बार खाना पकाया और रोहित को, जब वह बच्चा था, गोद में उठाया। ये हाथ अब बर्फ के पैकेट को पकड़ते हुए कांपने लगे। मैं बाथरूम गई। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। आईने में देखा। 68 साल की एक थकी हुई, अपमानित और टूटी हुई महिला ने मुझे देखा। मुझे उस महिला को पहचानने में कठिनाई हो रही थी। वह आशा कहाँ गई, जिसने अपने हाथों से एक घर बनाया? वह महिला कहाँ गई, जिसने बिना रोए अपने शादी के कान के झुमके बेचे? वह ताकत कहाँ गई? मैंने गहरी सांस ली और उस क्षण कुछ बदल गया। अब और नहीं। मैं बाथरूम से बाहर आई, बर्फ लेकर। इसे बिना कुछ कहे टेबल पर रख दिया। दीपाली ने मुझे एक बार भी नहीं देखा, पर मैंने उसे देखा। और महीनों में पहली बार मैंने नजर नहीं झुकाई, क्योंकि उस रात, जब मैं उनके द्वारा गंदे किए गए बर्तनों को धो रही थी, जब मैं उनकी इस्तेमाल की गई बर्तन को रख रही थी, जब मैं फर्श को पोंछ रही थी जहां उन्होंने शराब गिराई थी, मैंने एक निर्णय लिया। मैं अब अदृश्य नहीं रहूंगी। मैं अपने ही घर में अब छाया नहीं रहूंगी। अगले दिन मैं मदद मांगने जा रही थी और खेल बदलने वाला था।
क्योंकि मेरे जैसी महिलाएं इतनी आसानी से नहीं टूटती। बस हमें खुद को याद करने में थोड़ा और समय लगता है। रविवार का सूरज एक अलग तरीके से उगा, न तो मौसम के कारण, न किसी बाहरी चीज के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद एक अलग तरीके से उठी थी। मैं सुबह 6 बजे उठी, जैसे हमेशा, लेकिन इस बार मैं सीधे रसोई में जाकर रोहित और दीपाली का नाश्ता तैयार करने नहीं गई। इस बार मैंने अपनी सबसे नई ब्लाउज पहनी, मैंने ध्यान से अपने बाल बनाए और घर से बाहर निकल गई, इससे पहले कि वे जागे। मैंने मेज पर एक नोट छोड़ा, दोपहर में लौटूंगी। बस इतना ही। मैंने बस पकड़ लिया, नारवाड कॉलोनी के लिए, मेरी दोस्त सोकोर्रो के घर। सोकोर्रो मेडिना, मेरी 42 साल पुरानी दोस्त। हम तब मिले जब हमारे बच्चे एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वह एक शिक्षिका थी, फिर कानून की पढ़ाई की, 25 साल तक नोटरी के रूप में काम किया, जब तक कि वह रिटायर नहीं हुई। एक 70 वर्षीय महिला, विधवा, लेकिन उसके व्यक्तित्व ने कभी किसी के सामने झुकावट नहीं दिखाई। सोकोर्रो वह सब कुछ थी जो मैं छोड़ चुकी थी, मजबूत, सीधी, बिना किसी डर के। मैंने सुबह 8 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने एक चाय के कप के साथ दरवाजा खोला। सफेद बालों को एक ऊंचे जूड़े में बांध रखा था, चश्मा उसकी गर्दन पर लटक रहा था। ताज, तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। सोकोर्रो, मेरी आवाज टूट गई। मुझे मदद चाहिए। उसने मुझे अंदर बुलाया। उसके घर में ताजा बनी चाय और मीठे बिस्किटों की खुशबू थी। उसने मुझे अपने कमरे में बैठाया, मुझे चाय दी और मेरी कहानी सुनने का इंतजार किया। मैंने सब कुछ बताया, अपमान, चिल्लाने की आवाजें, खाना फेंकने की बातें, परिवार की बैठकें, दीपाली के बारे में बातें जो मैं सुन चुकी थी, रोहित द्वारा हस्ताक्षर किए गए कागजों के बारे में, सब कुछ। जब मैंने अपनी बात खत्म की, सोकोर्रो गुस्से से कांप रही थी। उस दुष्ट ने कहा, उसने अपनी चाय को कस कर पकड़ते हुए कहा, मैंने कभी सोकोर्रो को इतना बुरा भला कहते नहीं सुना। ताज, मुझे देखो। उसने मुझसे झुककर कहा, वह घर तुम्हारे नाम पर है ना? हाँ, केवल मेरे नाम पर। क्या रोहित किसी दस्तावेज में लाभार्थी है? बस, मेरी वसीयत में। जब मैं मर जाऊंगी, सब कुछ उसके लिए। सोकोर्रो ने सोफे पर बैठकर विचार किया। उसकी उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं। फिर उसने एक निर्णय लिया। ताज, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अधिकार है। वह घर तुम्हारा है, पूरी तरह से तुम्हारा। कोई भी, कोई भी तुम्हें वहां से नहीं निकाल सकता। न तुम्हारा बेटा, न वो औरत जो उसकी पत्नी है। लेकिन सोकोर्रो, उसने कहा कि रोहित ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कागज कुछ नहीं है अगर तुमने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसकी आवाज दृढ़ और आत्मविश्वासी थी। देखो, मैं अब प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन मुझे कानून पता है और मैं जानती हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसने एक नोटबुक और पेन लाने के लिए उठी। पहले तुम्हें अपनी वसीयत को अपडेट करना होगा, अभी, आज। अगर वह औरत सोचती है कि घर उसके होगा जब तुम नहीं रहोगी, तो तुम्हें उसे यह दिखाना होगा कि वह बहुत गलत है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम कहना चाहती हो, मैं मतलब यह है कि तुम्हारे पास विकल्प है। तुम उसे पूरा का पूरा रोहित को दे सकती हो, इस शर्त पर कि दीपाली का उस पर कोई अधिकार ना हो। या तुम उसे बांट सकती हो, या तुम किसी फाउंडेशन को दान कर सकती हो। यह तुम्हारा निर्णय है, ताज, लेकिन तुम्हें इसे तुरंत लेना होगा। दूसरा, उसने आगे कहा, तुम्हें सब कुछ दस्तावेज करना होगा। बुरे बर्ताव, अपमान, धमकियां। क्या तुम्हारे पास बातों को रिकॉर्ड करने का कोई तरीका है? मैंने सिर हिलाया। सोकोर्रो उठी और अपने कमरे से एक छोटी सी डिजिटल रिकॉर्डर लेकर आई। लो, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस इस बटन को दबाओ और यह सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। इसे अपने एप्रन में रखो, अपनी जेब में रखो, और हर बार जब दीपाली तुमसे बुरा बोले, हर बार जब वह तुम्हें अपमानित करे, इसे रिकॉर्ड करो। ताज ने कांपती हुई हाथों से रिकॉर्डर पकड़ा। क्या यह कानूनी है? अपने ही घर में, जहां तुम मौजूद हो, बातचीत रिकॉर्ड करना? हाँ, ये सबूत है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी आवाज और गंभीर हो गई।
तुम्हें रोहित द्वारा साइन किए गए सभी पेपर की एक कॉपी चाहिए। उसके कमरे में, उसके डेस्क पर, जहां भी हो, ढूंढो। अगर कुछ मिलता है तो मुझे लाना। मैं उसे देखूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी। सोचो, मैं नहीं कर सकती। अपने बेटे को ऐसे धोखा नहीं दे सकती, दीपाली ने कहा। उम्मीद! उसका चीखना ताज को चौंका गया। यह धोखा नहीं है। उसने तुम्हें पहले ही धोखा दिया। उसने उस औरत को तुम्हारा अपमान करने दिया। उसने बिना तुम्हें बताए कागज पर साइन किए। वो चुप रहा जब तुम्हें बुरा भला कहा गया। उसके आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। वो मेरा बेटा है, ताज, मेरा इकलौता बेटा। मुझे पता है, ताज ने कहा। उसकी आवाज हल्की हो गई। उसने दीपाली के हाथ अपने हाथों में ले लिए। और इसीलिए तुम्हें यह करना होगा, क्योंकि अगर तुम अभी यह नहीं करती तो जब तुम यहां नहीं रहोगी, दीपाली सब कुछ ले लेगी। और तुम्हारा बेटा बहुत देर से समझेगा कि उसकी मां सही थी। क्या यही तुम चाहती हो? वो सही थी, दीपाली ने कहा। हे भगवान, ये मानना कितना मुश्किल था। चौथा, ताज ने कहा, हाथ छोड़ते हुए और अपनी नोटबुक में लिखते हुए। तुम्हें अपनी संपत्ति का कानूनी इन्वेंट्री बनाना होगा। हर फर्नीचर, हर कीमती वस्तु, हर विवरण। मुझे एक वकील पता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसका नाम है जर्मन। वह अच्छा है, ईमानदार है और महंगा नहीं है। मैं आज ही उससे बात करूंगा। सोचो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम्हारी पेंशन में कितना है? 7,000 रुपये महीने। लेकिन अधिकतर घर के खर्चों में चला जाता है। दीपाली कहती है कि मुझे सहयोग करना चाहिए। ताज ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे भगवान से धैर्य मांगे। उम्मीद, तुम्हें सहयोग करने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे घर में मुफ्त रह रहे हैं। तुम्हारे घर का किराया क्या होगा? 20,000, 25,000। वे तुम्हें लूट रहे हैं, समझे? वे तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत चुरा रहे हैं। उसकी बातें ताज पर जैसे ठंडी पानी की बूंदें गिर गईं। क्या तुम सही हो? उसने फुसफुसाया। बिल्कुल। ताज ने पहली बार पूरी सुबह मुस्कुराया। अब तुम अपनी जिंदगी वापस पाओगी, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम करना होगा। तुम अभी उन्हें सामना नहीं कर सकती। पहले सबूत इकट्ठा करो। पहले अपने कागज ठीक करो। पहले अपनी सुरक्षा करो। और जब समय आएगा, उसने उसे घूरते हुए कहा, जब समय आएगा तब तुम उन्हें एक ऐसा झटका दोगी कि वे उठ नहीं सकें। हमने पूरी सुबह योजना बनाई। ताज ने वकील जर्मन को बुलाया। उसने मेरी स्थिति समझाई। वह मुझे बुधवार को देख सकता था। उसकी सलाह के लिए 2,000 रुपये और हर प्रक्रिया के लिए 1,500 रुपये लगेंगे। मेरे लिए यह बहुत पैसे थे, लेकिन ताज ने कहा कि यह जरूरी है। अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं ताज, तुमने बहुत किया है, तो अपनी पेंशन का इस्तेमाल करो। उस घर पर खर्च करना बंद करो। इसे अपने ऊपर खर्च करो, अपनी सुरक्षा पर। वह फिर से सही थी। उसने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए। दीपाली द्वारा तुम्हें अपमानित करते हुए सभी बातचीत रिकॉर्ड करो। रोहित द्वारा साइन किए कागजों को खोजो। अपने सभी कीमती सामान की लिस्ट बनाओ। किसी को भी कुछ मत बताओ। सामान्य रहो। वही सब में से और चुप रहने वाली उम्मीद बनो, जब तक कि समय ना आए। वो समय कब होगा? मैंने पूछा। ताज ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम सब कुछ तैयार कर लेंगे, जब वे कुछ नहीं कर सकेंगे, जब सच उनके सामने आएगा। मैं शाम 4 बजे घर आई। दीपाली लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। तुम कहाँ थी? उसने अनइंटरेस्टेड तरीके से पूछा। एक दोस्त के साथ थी। अच्छा, कपड़े धोने हैं और तुमने खाना नहीं बनाया? मैं पिज्जा मंगवाऊंगी। जैसा चाहो दीपाली। मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, ताज द्वारा दिया गया रिकॉर्डर निकाला और अपने पुराने दुपट्टों के नीचे अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने बिस्तर पर बैठकर महीनों में पहली बार मुस्कुराई। ये खुशी की मुस्कान नहीं थी, ये जंग की मुस्कान थी। क्योंकि अब मेरे पास एक योजना थी। अब मेरे पास एक सहयोगी था। और बहुत जल्द दीपाली को यह पता चलेगा कि हम भी काट सकते हैं। 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते नाटक करते हुए। 2 हफ्ते अदृश्य, विनम्र, चुप रहने वाली उम्मीद बनकर। लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था।
रिकॉर्डर मेरा गुप्त हथियार बन गया। मैं इसे हमेशा अपनी एप्रन की जेब में रखती थी। हर बार जब दीपाली मुझ पर चिल्लाती, मैं बटन दबा देती। हर बार जब वह मुझे गालियां देती, वह रिकॉर्ड होती। हर बार जब वह मुझे बुरा भला कहती, सबूत बढ़ता। मेरे पास अब 8 रिकॉर्डिंग थी, उसकी असली चेहरे के 8 सबूत। बुधवार को मैं वकील जर्मन विलियगास से मिली। लगभग 50 साल का एक गंभीर आदमी, ग्रे सूट और मोटे चश्मे में। उसने मुझे अपनी छोटी लेकिन व्यवस्थित ऑफिस में बुलाया। मैंने उसे सब बताया। मैंने घर के कागज, रिकॉर्डिंग दिखाई। उसने बिना रोक टोक नोट्स लेते हुए मुझे सुना। जब मैं खत्म हुई, उसने अपने चश्मे को उतार कर मुझे ध्यान से देखा। आपकी कानूनी स्थिति सुरक्षित है। यह घर पूरी तरह से आपका है। कोई इसे आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आपकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। हम आपकी वसीयत को विशेष शर्तों के साथ अपडेट करेंगे। हम आपकी संपत्ति का एक कानूनी इन्वेंट्री बनाएंगे और अगर जरूरत पड़े तो बेदखली और घरेलू हिंसा के लिए एक केस तैयार करेंगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। केस? बस एक एहतियात के लिए। हम इसे तब तक प्रस्तुत नहीं करेंगे जब तक कि इसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन यह तैयार रहेगी। क्योंकि मैडम, जो आप मुझे बता रही हैं, यह सच है। मेरी बहू मानसिक अत्याचार कर रही है और यह एक अपराध है। मैं वहां से एक फोल्डर भरकर दस्तावेजों के साथ लौटी और अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट ले ली। मैंने 3,700 रुपये खर्च किए। यह मेरे इस महीने की पेंशन का लगभग आधा था, लेकिन पहली बार लंबे समय के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अपने लिए निवेश कर रही हूँ। मैं शाम करीब 6 बजे घर लौटी। दीपाली वहां नहीं थी, उसकी गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। अच्छा हुआ मैं घर में गई। सन्नाटा। रोहित अब भी काम से नहीं आया था। और फिर मुझे याद आया, सुकृति ने मुझे बताया था, उन कागजों को ढूंढो जो रोहित ने हस्ताक्षर किए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अब या कभी नहीं था। मैंने सीढ़ियां चढ़ी। रोहित और दीपाली का कमरा गलियारे के अंत में था। जब भी वे नहीं होते, वे हमेशा उसे ताला लगा कर रखते थे। लेकिन उस दिन दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं उसके सामने ठिठक गई। क्या मैं सच में यह करने जा रही थी? अपने ही बेटे के कमरे में चोरी करते हुए। लेकिन यह चोरी नहीं थी, यह अपनी रक्षा करना था। मैंने दरवाजा धकेला। कमरे में दीपाली के महंगे परफ्यूम की गंध थी। बिस्तर बिखरा हुआ था। सोफे पर कपड़े फैले हुए थे। सब कुछ बेतरतीब था, जबकि वह हमेशा मुझे घर को साफ सुथरा रखने के लिए मजबूर करती थी। मैंने जल्दी से खोजबीन की। अलमारी, दराज, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने देखा, लैपटॉप डेस्क पर खुला था, चालू। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप चैट था। मैं नहीं देखना चाहती थी, सच में नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो झांकते हैं। लेकिन वहां स्क्रीन पर मैंने अपना नाम देखा, आशा। मेरा अंगूठा अपने आप चलने लगा। मैंने माउस पर क्लिक किया। बातचीत खुल गई। ये दीपाली और उसकी बहन लुसी की चैट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरा संसार ढह गया। दीपाली, 3 दिन पहले। लुसी, वो बूढ़ी औरत मुझे तंग कर रही है। कुछ नहीं करती और फिर भी शिकायत करती है। लुसी, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी और सहन कर। उसकी उम्र का ज्यादा टाइम नहीं है। दीपाली, यही उम्मीद है। लेकिन इस बीच मुझे चीजें सुनिश्चित करनी है। लुसी, क्या तुमने रोहित से पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात की? दीपाली, हाँ, उसने बेवकूफ की तरह हस्ताक्षर कर दिया। मैंने कहा कि यह उसकी मां के चिकित्सा खर्चों का प्रबंधन करने के लिए है, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। लुसी, हाँ 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 हाँ, क्या वह सच में मान गया? दीपाली, बिल्कुल। रोहित बहुत भोला है, लेकिन बेवकूफ भी। उसने कुछ नहीं पूछा। लुसी, और ये पावर तुम्हें घर पर रहने में मदद करेगा? दीपाली, पूरी तरह नहीं, लेकिन यह पहला कदम है। अगर बूढ़ी औरत बीमार होती है या अक्षम घोषित की जाती है, तो मैं उसकी संपत्ति के बारे में निर्णय ले सकती हूँ। मेरे वकील ने मुझे समझाया है। मुझे बस धैर्य रखना है। लुसी, तो तुम उसकी मौत का इंतजार कर रही हो? दीपाली, या कि वह बीमार हो जाए? उसकी उम्र में कुछ भी हो सकता है। एक गिरना, एक स्ट्रोक, कुछ भी। और जब ऐसा होगा, यह घर मेरा होगा। ठीक है,
रोहित का। लेकिन यह एक जैसा है। लूसी, तुम सच में जीनियस हो। दीपाली, धन्यवाद। परिवार में किसी को तो समझदार होना चाहिए। वह बूढ़ी औरत वर्षों से 4 मिलियन रुपए से अधिक के घर में रह रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इसकी हकदार है? उसने कभी काम नहीं किया। लूसी, और रोहित को कुछ शक नहीं है? दीपाली, बिल्कुल नहीं। वह सोचता है कि उसकी माँ हमारे साथ खुश है। उसे यह नहीं पता कि मैं उसे तैयार कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही हूँ कि उसकी माँ अब बड़ी हो गई है। उसे देखभाल की जरूरत है। उसे वृद्धाश्रम में रखना बेहतर होगा। जब समय आएगा वह पहले प्रस्ताव देगा। लूसी, सच में बुरा। दीपाली, मैंने सबसे अच्छे से सीखा है। वैसे भी जब बूढ़ी औरत का समय आएगा, ये घर हमारा होगा। मेरे पास यह तय करने के लिए प्लान्स भी हैं कि मैं इसे कैसे फिर से सजाऊंगी। मैं उस बुरी रसोई को हटाने वाली हूँ और एक आधुनिक रसोई बनाऊंगी। मेरे हाथ इतनी ज्यादा कांप रहे थे कि मैं माउस को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। मैंने पढ़ना जारी रखा। दीपाली, 2 दिन पहले आज मैंने उसे अपने परिवार के सामने उसकी जगह पर रखा। तुमने उसकी शक्ल देखी होती। लूसी, तुमने उसे क्या कहा? दीपाली, कि वह काम नहीं करती, कि वह कुछ नहीं देती। सबके सामने वह रोने लगी। लेकिन अब मुझे वह बोर कर रही है। सहन कर। लूसी, एक दिन वह थक जाएगी और खुद चली जाएगी। दीपाली, काश ऐसा होता, लेकिन ये बूढ़ी औरतें बहुत जिद्दी होती हैं। इसलिए मुझे प्लान भी चाहिए। लूसी, प्लान भी क्या है? दीपाली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। धैर्य रखना। उसकी उम्र 68 साल है। उच्च रक्तचाप, मोटापा। किसी भी दिन उसे कुछ हो सकता है। और मैं वहां रहूंगी, रोहित द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, निर्णय लेने के लिए तैयार। मैं और नहीं पढ़ सकी। मेरी टांगें मुझे सहारा नहीं दे रही थी। मैं डेस्क पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बहू मुझे मरने की प्रतीक्षा कर रही थी। इससे भी बुरा, वह मेरी मौत की योजना बना रही थी। और मेरा बेटा, मेरे बेटे ने उसे ऐसा करने के लिए साधन दिए थे। मैंने अपने हाथों में कांपते हुए मोबाइल निकाला। सुकृति ने मुझे स्क्रीनशॉट लेना सिखाया था। मैंने पूरे संवाद के फोटो खींचे, एक एक करके। हर संदेश, हर जहरीला शब्द। जब मैंने खत्म किया तो मैंने अपना फोन रखा। मैंने लैपटॉप को ठीक उसी तरह बंद किया जैसे वह था। मैं उठी, कमरे से बाहर गई, दरवाजा बंद किया, सीढ़ियां झोंबी की तरह उतर गई। मैं अपने कमरे में पहुंची, बिस्तर पर बैठ गई। और मैंने रोया नहीं। मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि दर्द इतना बड़ा था कि आंसुओं में समाने की जगह नहीं थी। मेरी बहू चाहती थी कि मैं मर जाऊं ताकि वह मेरे घर को ले सके। और मेरे बेटे ने कागजों पर हस्ताक्षर किए थे जो उसे मेरे जीवन पर अधिकार देंगे। रोहित को कुछ नहीं पता था। मुझे यह मान लेना चाहता था कि वह नहीं जानता था कि दीपाली ने उसे धोखा दिया था, कि मेरा बेटा मुझसे इस तरह विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर उसे पता नहीं था तो उसने मुझसे पूछने के बजाय उसे विश्वास करने का विकल्प चुना। उसने अपनी सुविधा को मेरी गरिमा से ऊपर रखा। उसने मुझे बचाने के बजाय चुप्पी को चुना। और यह किसी जानबूझकर किए गए विश्वासघात से कहीं अधिक दर्दनाक था। उस रात मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैंने सुना जब दीपाली आई। मैंने सुना जब रोहित काम से लौटा। उनकी हंसी, उनकी बातें, टीवी की आवाज, सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अंधेरे में लेटी रही, छत को देखती रही। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मेरे अंदर कुछ मर रहा है। लेकिन एक ही समय में कुछ नया जन्म ले रहा था। कुछ ठंडा, कुछ कठोर, कुछ अनियंत्रित। अगली सुबह मैंने सहायता को बुलाया। मैंने उसे पाया। मैंने सपाट स्वर में कहा, मैंने सब कुछ खोज लिया है। आओ, अभी सब कुछ लाओ। और मैं चली गई, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरे घर को वापस पाने की बात नहीं थी। यह मेरी जिंदगी को बचाने की बात थी। सहायता ने संदेशों को 3 बार पढ़ा। हम उसकी रसोई में बैठे थे। मैं कमजोर हाथों से कैमोमाइल चाय पी रही थी। उसके पास मेरा फोन था। वह बार बार स्क्रीनशॉट देख रही थी। उसकी उम्मीद ने अंततः कहा, फोन को मेज पर रखते हुए, यह बहुत गंभीर है। यह सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं है। यह साजिश, धोखाधड़ी, संपत्ति के हनन का प्रयास है। मैं क्या करूं?
सहायता, मैं क्या करूं? पहले सांस लो। उसने मेरे हाथों को पकड़ा। दूसरा, इन स्क्रीनशॉट्स को तुरंत वकील जर्मन को भेज दो। और तीसरा, वो रुकी। तीसरा, क्या? तीसरा, तुम्हें अपने बेटे का सामना करना होगा। दीपाली का नहीं, रोहित का। उसने उन कागजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तुम्हें ठीक से जानना चाहिए कि उसने क्या हस्ताक्षर किया और क्या वह समझता है कि उसने क्या किया। मेरा पेट मरोड़ने लगा। सहायता, मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो दीपाली को पता चल जाएगा। और अगर उसे पता चला कि मैंने वे संदेश खोज लिए हैं। तुम सही हो? सहायता ने एक क्षण सोचा। फिर ऐसा करो, अलग तरीके से पूछो। उसे अनौपचारिक रूप से पूछो। उसे बताओ कि तुम अपने कागजों को व्यवस्थित कर रही हो, कि तुम्हें जानने की जरूरत है कि क्या उसने तुम्हारे लिए कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, कि यह वकील के लिए है। यह समझ में आता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। उस दोपहर मैं एक योजना के साथ घर लौटी। रोहित शाम 7 बजे काम से लौटे। दीपाली अपनी दोस्तों के साथ गई थी, जैसे हमेशा। यह मेरा मौका था। मैंने उसे लिविंग रूम में जूते बदलते हुए पाया। बेटा, मैंने नरम आवाज में कहा, क्या हम एक पल बात कर सकते हैं? उसने आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखा। कई हफ्तों से मैंने उससे बात नहीं की थी। बिल्कुल। माँ, क्या हुआ? मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गई। गहरी सांस ली। मैं अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही हूँ। तुम्हें पता है, घर के कागज, वसीयत, ये सब। और मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। ठीक है। क्या तुमने हाल ही में मेरे लिए कोई दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? कोई ताकत? कोई कानूनी कागज? रोहित ने झपकी ली। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। अहम, हाँ। खैर, दीपाली ने मुझसे कुछ कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। उसने कहा कि यह तुम्हारी चिकित्सा खर्चों में मदद करने के लिए था, ताकि अगर तुम्हें कुछ जरूरी चाहिए हो तो हम जल्दी से प्रबंध कर सकें। मेरा दिल रुक गया। किस तरह के कागज, रोहित? तो मुझे वास्तव में नहीं पता। दीपाली ने कहा कि उसके वकील चचेरे भाई ने उन्हें तैयार किया। कुछ एक पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, स्वास्थ्य के मामलों के लिए, मुझे लगता है। क्या तुमने जो हस्ताक्षर किए हैं वो पढ़ा? चुप्पी। रोहित, क्या तुमने कागज पढ़े? उसने नजरें झुका ली। पूरी तरह से नहीं। मैं दीपाली पर भरोसा करता हूं, मां। वह सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती है। मेरे सीने के अंदर कुछ टूटने लगा। बेटा, मेरी आवाज कांप गई। वह ताकत जो तुमने हस्ताक्षर की है, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो हम तुम्हारी मदद के लिए जल्दी निर्णय ले सकते हैं। नहीं रोहित, इसका मतलब है कि तुमने अपनी पत्नी को मेरे संपत्ति पर अधिकार दे दिया, मेरे घर पर, मेरी जिंदगी पर। उसका चेहरा बदल गया। भ्रम, फिर इनकार। नहीं मां, ऐसा नहीं है। दीपाली ने मुझे समझाया कि दीपाली ने तुम्हें समझाया, या तुमने दस्तावेज पढ़ा? मां, तुम क्या संकेत कर रही हो? मैंने उठकर अपना फोन निकाला। कांपते हाथों से मैंने स्क्रीनशॉट खोले। मैं संकेत कर रही हूं कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, और यहां इसका सबूत है। मैंने फोन उसे दिखाया। रोहित ने पढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा भ्रम से सदमे में बदल गया। सदमे से अविश्वास में। नहीं, यह असली नहीं हो सकता। यह असली है। यह उसके और उसकी बहन की बातचीत के संदेश हैं। सब पढ़ो रोहित। पढ़ो कि तुम्हारी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है। पढ़ो कि वह क्या करने की योजना बना रही है। वह पढ़ता रहा। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सांस तेज होने लगी। जब वह उस संदेश पर पहुंचा जहां दीपाली ने लिखा था कि जैसे ही पुरानी औरत मर जाए, ये घर हमारा है, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। मां, मैं नहीं, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? या तुम देखना नहीं चाहते थे? मुझे नहीं पता था। उसने सोफे से उठते हुए चिल्लाया। मैं कभी कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ हस्ताक्षर नहीं करूंगा, लेकिन तुमने हस्ताक्षर किया, बिना पढ़े, बिना पूछे, क्योंकि तुम उस पर अपनी मां से ज्यादा भरोसा करते हो। क्या यह सच नहीं है? नहीं। मेरी आवाज टूट गई। रोहित,
इन 3 वर्षों में तुमने कितनी बार मेरा बचाव किया है? कितनी बार तुमने उसकी बातों के खिलाफ आवाज़ उठाई जब उसने मुझे अपमानित किया? कितनी बार तुमने पूछा कि मैं कैसी हूँ? चुप्पी। तुम्हारी पत्नी मुझे गंदा समझती है, मुझ पर चिल्लाती है, मुझे आदेश देती है, अपने परिवार के सामने मुझे अपमानित करती है। और तुम चुपचाप अपने फ़ोन में देखते हो, जैसे मैं अस्तित्व में ही नहीं हूँ। माँ, मैंने सोचा कि तुम दोनों के बीच सिर्फ़ मतभेद है। मतभेद? मैंने कड़वाहट से हँसते हुए कहा। बेटा, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे आश्रय में डालना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए बनाए गए मोल को फेंक दिया। उसने मुझे नौकरानी की तरह सेवा करने के लिए मजबूर किया। और तुमने कभी कुछ नहीं कहा। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर है। तुमने यह नहीं देखा क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखना अधिक आसान था। उस समय मुख्य दरवाजे की आवाज आई। दीपाली आ गई थी। प्यार, मैं आ गई हूं, उसने दरवाजे से चिल्लाते हुए कहा। रोहित और मैं एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। दीपाली ने बैठक में कदम रखा। उसने हमें दोनों को देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हो रहा है यहां? रोहित ने उसकी ओर मुड़कर कहा। उसका चेहरा दर्द और गुस्से का मिश्रण था। क्या हो रहा है? मुझे इसका मतलब समझाओ। उसने मेरा फोन दिखाया, जिसमें संदेश थे। दीपाली का चेहरा पल में गुलाबी से सफेद हो गया। रोहित, मैं। तू क्या? दीपाली, तू क्या? उसकी आवाज ऊंची हो गई। क्या तुमने मुझे धोखा दिया ताकि मैं एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर कर दूं? क्या तुम मेरी मां के मरने का इंतजार कर रही हो ताकि तुम उसका घर ले सको? ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है? मुझे समझाओ। दीपाली ने मुझे घृणा से देखा। तू, उसने मेरे प्रति उंगली उठाते हुए कहा। तू मेरे कमरे में गई, मेरी कंप्यूटर पर नजर रखी। क्या तुम एक जासूस हो? मेरी मां से ऐसे बात मत कर। रोहित की चीख ने दीवारों को हिलाकर रख दिया। मैंने उसे कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं सुना। दीपाली पीछे हट गई, हैरान। प्यार, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं होने वाला। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुमने मेरी अपनी मां के खिलाफ साजिश की। रोहित, तुम्हारी मां एक मैनिपुलेटर है। वह तुम्हारे दिमाग में झूठ भर रही है। झूठ? क्या ये तुम्हारे संदेश नहीं है? उसने फिर से फोन दिखाया। दीपाली ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी रणनीति बदल गई। पल भर में आंसू आ गए। हाँ, ये मेरे हैं, लेकिन ये गुस्से में कहा गया था। मैं निराश थी। तुम्हारी मां कुछ भी मदद नहीं करती रोहित। मैं इस घर में सब कुछ करती हूं और वह। ये तुम्हारा घर नहीं है, मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज मेरे भीतर से निकली। ये मेरा घर है। मैंने इसे बनाया। मैंने हर एंड के लिए भुगतान किया। और तुम यहां 3 साल से मुफ्त में रह रही हो। दीपाली ने मुझे तिरस्कार से देखा। अच्छा, अब ये तुम्हारा घर है? तो सुनो बूढ़ी, तुम्हारा बेटा मेरा पति है। जब तुम मरोगी, सब कुछ हमारा होगा। बस करो। रोहित ने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे सजावट कूद गई। दीपाली, बस करो। रुक जाओ। रुकने के लिए क्या? सच कहने के लिए? तुम्हारी मां अब बूढ़ी है रोहित। उसके पास ज्यादा साल नहीं बचे। और जब वह जाएगी। दीपाली, रोहित की आवाज खतरनाक रूप से धीमी हो गई। इस घर से निकल जाओ। सन्नाटा। क्या? मैं बाहर जाऊं? अभी? जाओ। दीपाली ने एक हिस्टेरिकल हंसी हंस दी। क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? मुझे? अपनी पत्नी को? अपनी मां के लिए? मैं तुम्हें अपनी मां के लिए नहीं निकाल रहा। मैं तुम्हें एक झूठी होने के कारण निकाल रहा हूं। एक मैनिपुलेटर। एक क्या रोहित? कहो। जो भी कहना है कहो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और जब तुम पछताओगे, क्योंकि तुम पछताओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने अपनी बैग और चाबियां न उठाई। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे घूरा। ये ऐसा नहीं रहने वाला बूढ़ी। ये ऐसा नहीं रहने वाला। और उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया। रोहित सोफे पर गिर गया, अपने हाथों में सिर थामे। मैं खड़ी रह गई, कांपते हुए। और तभी मेरा बेटा रोने लगा। बच्चों की तरह रोया, जैसे वह कभी था। मैं उसके पास बैठ गई, उसे गले लगाया।
मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं एक मूर्ख, अंधा, बुरा बेटा हूँ। श शांति रखो। नहीं माँ, मुझे कहना है। मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने तुम्हें बुरा बर्ताव सहने दिया। मैंने तुम्हें अपमानित होने दिया। और सबसे बुरी बात, मैं इसे महसूस नहीं कर सका। मैंने तुम्हें उस रात, नहीं अगली रात भी। रोहित घर में एक भूत की तरह रह गया। उसने काम पर छुट्टी ली। वह लगभग नहीं खाता था। वह लगभग नहीं बोलता था। बस अपने कमरे में फ़ोन बंद कर छत को घूरते हुए बिताता था। मैं भी अच्छे से नहीं सोई। लेकिन वर्षों में पहली बार यह डर के कारण नहीं था। यह उस चीज़ के लिए था जो आने वाली थी। क्योंकि दीपाली ने जाने से पहले कुछ कहा था। यह ऐसा नहीं रहने वाला। और मुझे पता था कि वह सही थी। सोcorro ने मुझसे तीसरे दिन मिलने आई। उसने अपने साथ वकील जर्मन को लाया। हम तीनों बैठक में बैठे। रोहित जब अजीब आवाजें सुनकर नीचे आया, माँ, ये कौन है? तुम्हारा वकील, बेटा, और मेरी दोस्त सोcorro। हमें सब मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। रोहित नर्वस होकर बैठ गया। जर्मन ने अपना फोल्डर खोला। कई दस्तावेज निकाले। श्रीमती आशा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है। नया वसीयतनामा, नोटरी वेरिफिकेशन और एक और दस्तावेज निकाला। मैंने उस पावर ऑफ अटॉर्नी की एक कॉपी हासिल की जो आपके बेटे ने हस्ताक्षर की थी। रोहित तंग आ गया। कैसे? मेरे पास सार्वजनिक रजिस्टर में संपर्क है, जर्मन ने समझाया। और एक बात बताना चाहता हूं, युवा, जो तुमने हस्ताक्षर किया है वो बहुत गंभीर है। उसने दस्तावेज दिखाया। रोहित ने इसे कांपते हाथों से लिया। ये पावर, जर्मन ने जारी रखा, आपकी पत्नी को आपकी मां की संपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगर वह असमर्थ होती है, वह उसे अस्पताल में भर्ती करवा सकती है। उसकी संपत्तियां बेच सकती है। उसके बैंक खातों पर नियंत्रण ले सकती है। सब कुछ उसकी देखभाल करने के बहाने। रोहित की रंगत उड़ गई। लेकिन मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। मुझे पता है बेटा, मैंने धीरे से कहा। लेकिन अच्छे इरादे गलतियों को मिटाते नहीं हैं। दीपाली ने तुम्हें धोखा दिया और अब हमें इसे ठीक करना है। अच्छी खबर, जर्मन ने बीच में कहा, यह पावर रद्द किया जा सकता है। आपकी मां ने इसे कभी हस्ताक्षर नहीं किया, नहीं इसे अधिकृत किया, और धोखाधड़ी के सबूत हैं। हम इसे आसानी से रद्द कर सकते हैं। इसे कर दो, रोहित ने तुरंत कहा। इसे रद्द करो, जो भी जरूरी हो। जर्मन ने सिर हिलाया और अन्य कागजात निकाले। मैंने आपकी मां के लिए यह भी तैयार किया है, एक नया वसीयतनामा, बहुत विशिष्ट, बहुत स्पष्ट। उसने मेरी तरफ देखा। अब मेरी बारी थी। रोहित, गहरी सांस लो। मुझे चाहिए, इस घर की बात सुनो। यह मेरा है। मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है और इसे अपने खून पसीने से खरीदा है। जब मैं यहां नहीं रहूंगी, ये तुम्हारा होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे पूरा करने दो। ये तुम्हारा होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दीपाली को इस पर कोई हक नहीं होगा, ना अब, ना जब मैं मर जाऊंगी, ना जब तुम लोग शादीशुदा रहोगे। ये घर कभी भी उसका नहीं होगा। क्या तुम समझ रहे हो? रोहित ने सिर हिलाया, आंसू बहाते हुए। मुझे समझ आ गया। और मैं तुमसे वादा करता हूं मां, मैं तलाक लेने जा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। ये तुम्हारा फैसला है बेटे, मेरा नहीं। मैं बस अपनी संपत्ति की रक्षा कर रही हूं। सुखद ने आगे झुककर कहा, उम्मीद है तुम जो कह रही हो उसके लिए पूरी तरह से सुनिश्चित हो। मैंने पूरी तरह से सुनिश्चित होकर कहा, हाँ। जमन ने समझाना शुरू किया। वसीयत में संपत्ति इस तरह बांटी गई है, 50% रोहित के लिए, इस शर्त के साथ कि दीपाली कुछ भी नहीं मांग सकती, और 50% बुजुर्गों के लिए एक सहायता फाउंडेशन को। रोहित ने चौंक कर देखा। एक फाउंडेशन? हाँ बेटे, मैंने उस संगठन को सालों पहले जाना था। ये उन बूढ़ों की मदद करता है जिनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता। मैं भी उनमें से एक बन गई थी। और जब मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं चाहती हूं कि मेरा घर दूसरों की मदद करे जो उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। मां, उसकी आवाज टूट गई। मत रो,
ये मेरा फैसला है। तुम्हारे पास आधा होगा, जो काफ़ी है, और तुम इसे महत्व देना सीखोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि इसकी कीमत क्या है। जर्मन ने मेरे साथ दस्तावेज़ों की समीक्षा जारी रखी। फर्नीचर, गहनों, बैंक खातों की सूची। सब कुछ दर्ज किया जा रहा था। सब कुछ सुरक्षित हो रहा था। मैंने हर कागज़ पर दृढ़ता से हस्ताक्षर किए। सुखद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। जब हम समाप्त हुए, तब शाम के 6 बज चुके थे। एक बात और है, जर्मन ने कहा। घरेलू हिंसा के लिए जो शिकायत हमने तैयार की है उसके बारे में। शिकायत? रोहित ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, उसकी माँ को मानसिक उत्पीड़न के लिए इसे दाखिल करने का अधिकार है। हमारे पास सबूत हैं, रिकॉर्डिंग, संदेश, गवाह। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं यह शिकायत नहीं करने वाली, जब तक कि यह आवश्यक न हो। क्या तुम सुनिश्चित हो? सुखद ने पूछा। मैं सुनिश्चित हूँ। मैं इसे अदालत में नहीं ले जाना चाहती। मैं बस शांति चाहती हूँ। मैं बस अपना घर वापस चाहती हूँ। जर्मन ने दस्तावेजों को सहेजा। फिर केवल एक बात बची है। अंतिम सामना। मेरा पेट मरोड़ने लगा। सामना? दीपाली को यह जानना होगा कि वह हार गई है। उसे यह जानना होगा कि उसकी सारी योजना विफल हो गई है, और उसे इस संपत्ति पर अपने अधिकार का त्याग पत्र साइन करना होगा। और अगर वह साइन नहीं करना चाहती, तो रोहित ने पूछा, तब हम शिकायत दाखिल करेंगे। और विश्वास करो, हमारे पास जो सबूत है, वह इससे कहीं अधिक खो देगी। सुखद खड़ी हो गई। उम्मीद है, मैं सुझाव देती हूं कि हम इसे समझदारी से करें। दीपाली को यहां बुलाए, लेकिन गवाहों के साथ, वकील के साथ। यह आधिकारिक हो, ताकि वह कुछ भी हेरफेर न कर सके। और उनके माता पिता भी वहां होने चाहिए। मैंने जोड़ा। उन्होंने मेरे अपमान में भाग लिया। उन्हें भी यह जानने की जरूरत है। रोहित ने मुझे आश्चर्य से देखा। क्या तुम चाहती हो कि दीपाली के माता पिता आए? हाँ, मैं चाहती हूं कि सभी यह देखें कि मैं वास्तव में कौन हूं। मैं चाहती हूं कि सभी सच जाने। सुखद ने मुस्कुराते हुए कहा। यही है मेरी दोस्त। हम इस बात पर सहमत हुए कि बैठक अगले शनिवार को होगी। मेरे घर, मेरे कमरे में, मेरे क्षेत्र में। रोहित ने उस रात दीपाली को फोन किया। वह अपने माता पिता के घर रह रही थी। हमें बात करनी है, उसने कहा। शनिवार को 4 बजे अपने माता पिता को घर लाओ। क्यों? दीपाली की आवाज बचाव में थी, यहां तक कि स्पीकर पर भी। इसे एक बार के लिए समाप्त करने के लिए। तुम, मैं, मेरी माँ, तुम्हारे माता पिता, जैसे होना चाहिए। दूसरी तरफ चुप्पी थी। ठीक है, हम वहां होंगे। उसने फोन काट दिया। रोहित ने मुझे देखा। माँ, क्या तुम इसके लिए सुनिश्चित हो? मैंने कहा, इससे अधिक सुनिश्चित कभी नहीं। अगले दिन धीरे धीरे गुजरे। मैं मन में सोच रही थी कि मैं क्या कहूंगी। मैं अपने कमरे में आईने के सामने अभ्यास कर रही थी। मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाना और सीधे देखने का अभ्यास किया। सुखद हर दिन आती रही। उसने मुझे उत्साहित किया। वो मेरी शक्ति याद दिलाती रही। तुमने यह घर अपनी मेहनत से बनाया है। उम्मीद, अब तुम इसे अपनी आवाज़ से बचाओगी। रोहित में भी बदलाव आया। उसने साफ सफाई, खाना बनाने और मदद करने में लग गया, जैसे वह 3 साल की अनुपस्थिति को 3 दिनों में ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है बेटे। अगर मुझे करना है, माँ, मुझे शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। शनिवार आया। मैंने सुबह जल्दी उठकर नहाया। मैंने अपनी सबसे अच्छी ब्लाउज पहनी, वह नीली, जो ताज ने मुझे सालों पहले दी थी। मैंने ध्यान से अपने बाल बनाए। जब मैंने आईने में देखा, तो जो महिला मुझे देखने आई, वह अब अदृश्य नहीं थी। दोपहर 3 बजे सुखद और वकील जर्मन आए। हमने बैठक की मेज पर कागज रखे। सब कुछ तैयार था। 4 बजे ठीक समय पर घंटी बजी। रोहित ने दरवाजा खोला। वे वहां थे। दीपाली हाथों को क्रॉस किए और गुस्से में। डॉन आर्टुरो और डोना बिटरिज भ्रमित, ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया। वे बैठक में आए, और जब उन्होंने वकील, सुखद और मेज पर सभी दस्तावेज देखे, तो उन्हें पता चला कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं उठी। मैंने एक एक करके उन्हें देखा और स्पष्ट, मजबूत स्वर में कहा, आने के लिए धन्यवाद। अब समय आ गया है कि वे सच जाने।
पूरी सच्चाई। दीपाली ने अपने जबड़े को कस लिया। डॉन आर्टुरो असहज लग रहे थे। टोना बीट्रिज कागजों को घबराहट से देख रही थी। और मैं अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए तैयार थी। कृपया बैठे। मेरी आवाज इतनी मजबूत थी कि मुझे खुद पर भी आश्चर्य हुआ। दीपाली बैठ नहीं सकी। ताज ने अपनी बाहें क्रॉस करके मुझे घूरा। ये सब क्या है सासू माँ? कोई नाटक? रोहित की आवाज कड़ी थी, ठंडी। वह कमजोर आदमी नहीं था जिसे दीपाली ने हमेशा अपने तरीके से चलाया था। उसके टोन में कुछ ऐसा था कि दीपाली ने उसकी बात मान ली। वह अपने माता पिता के पास सोफे पर बैठ गई। डॉन आर्टुरो और डोना बीट्रिज ने उलझन में एक दूसरे को देखा। जर्मन ने अपनी गर्दन साफ की। नमस्ते, मैं जर्मन विलगास, श्रीमती एस्परांसा रामिरेज का वकील हूं। हम आज आपको एक बहुत नाजुक कानूनी मामले के लिए बुलाए हैं। कानूनी? डॉन आर्टुरो तुनक गए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सोकोरो आगे झुक गई। वे यहाँ हैं क्योंकि आपकी बेटी ने धोखा, मैनिपुलेशन और मानसिक हिंसा की है मेरी दोस्त के खिलाफ, और अब उन्हें यह जानना चाहिए। डोना बीट्रिज ने अपने सीने पर हाथ रखा। आप मेरी बेटी पर बिना सबूत के आरोप कैसे लगा सकते हैं? ओह, हमारे पास सबूत है। जर्मन ने मेज पर एक फोल्डर रखा। कई सबूत, मैंने खड़ा होकर कहा। डॉन आर्टुरो, डोना बीट्रिज, 3 साल पहले जब मेरे पति का निधन हुआ, मैंने अपने घर के दरवाजे आपकी बेटी और मेरे बेटे के लिए खोले। मैंने कहा कि वे अस्थायी रूप से रह सकते हैं जब तक वे अपने घर के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर लेते। आपने बहुत उदारता दिखाई, डॉन आर्टुरो ने कहा। फिर भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कहाँ जा रहा है। उदारता? मैंने कड़वे हंसी के साथ कहा। क्या आप जानते हैं कि इस इलाके में एक घर किराए पर लेने की कीमत कितनी होगी? कम से कम 25,000 रुपए प्रति माह। आपकी बेटी ने यहाँ 3 साल तक मुफ्त में रहकर 9 लाख रुपए की बचत की। डॉन आर्टुरो ने चौंक कर देखा। लेकिन आप तो परिवार हैं। बिल्कुल, हम परिवार हैं। इसलिए मैं सम्मान की उम्मीद कर रहा था, आभार की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय मुझे अपमान मिला। टोना बीट्रिज ने सिर हिलाया। एस्पेरांसा, अगर कोई गलतफहमी है? गलतफहमियां नहीं थी। मैंने एक रिकॉर्डर निकाला और उसे मेज पर रखा। ये सब उत्पीड़न है और यह दर्ज है। मैंने प्ले बटन दबाया। दीपाली की आवाज कमरे में गूंजी। उठो, इस घर में व्यवस्था करो। तुम अब कुछ नहीं करती हो। ये वही है जो हम तुमसे मांगते हैं, क्योंकि तुम काम नहीं करती हो और कुछ नहीं देती हो। टोना बीट्रिज की रंगत उड़ गई। मैंने एक और रिकॉर्डिंग चलाई। कोई भी इन गंदे पराठों को नहीं खाना चाहता। सासू माँ, यहां हम अब स्वस्थ खाते हैं। और एक और। सासू माँ, क्या आप और बर्फ ला सकती हैं? ये वही है जो हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि आप काम नहीं करती और कुछ नहीं देती। ये अंतिम रिकॉर्डिंग उन्होंने स्वयं सुनी थी, उस पारिवारिक बैठक में जहां उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया था। डॉन आर्टुरो ने नजरें झुका ली। लेकिन यह तो सिर्फ दीपाली ने शुरू किया। केवल क्या? मैंने उसे रोका। यह तुम्हारे स्वभाव का सिर्फ एक हिस्सा है। यह केवल मजाक है। नहीं दीपाली, यह दुर्व्यवहार है और भी बहुत कुछ है। मैंने अपना फोन निकाला। यह आपकी बेटी और उसकी बहन लुचिया के बीच के संदेश हैं। इन्हें पढ़ें। इन्हें सभी पढ़ें। मैंने डॉन आर्टुरो को फोन दिया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उनका चेहरा धीरे धीरे काला होता गया। डोना बीट्रिज ने उनके कंधे पर झुककर पढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। जैसे ही पुरानी औरत मर जाएगी, ये घर हमारा है। रोहित बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बेवकूफ। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बिना पूछे ही हस्ताक्षर कर दिए। मैं इंतजार कर रही हूं कि वह मरे या बीमार पड़े। उनकी उम्र में कुछ भी हो सकता है। डॉन आर्टुरो ने फोन गिरा दिया। दीपाली? उनकी आवाज कांप रही थी। ये क्या है? पापा, मैं गुस्से में थी। ये सिर्फ शब्द थे। सिर्फ शब्द? डॉन आर्टुरो गुस्से में खड़े हुए। तुमने कहा कि तुम उस औरत के मरने का इंतजार कर रही थी। तुमने उसके घर को चुराने की योजना बनाई। ये चोरी नहीं है। रोहित उसका बेटा है। घर तो हमारा ही होने वाला था। घर मेरा है।
मेरी आवाज हवा में तेजी से गूंजी। ये केवल मेरा है और यह तब तक मेरा रहेगा जब तक मैं चाहूंगी। जर्मन ने फिर से बोलना शुरू किया। लेकिन और भी है। दीपाली ने युवा रोहित से एक धोखाधड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करवाए। उसने उससे कहा कि यह उसकी मां के चिकित्सा खर्चों में मदद करने के लिए है। असल में यह उसकी संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए था। यह अवैध है, सुकोरो ने कहा। यह धोखाधड़ी है। यह एक दंडनीय अपराध है। टोना बीटरिज रोने लगी। दीपाली, भगवान के लिए तुमने क्या किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये पुरानी औरत मुझे परेशान कर रही है। वह सालों से एक ऐसे घर में रह रही है जो उसे नहीं चाहिए। उसने कभी काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। जो शांति उसके बाद आई, वह कब्र जैसी थी। मैंने धीरे से उठकर उसकी ओर बढ़ी। मैंने उसे आंखों में देखा। क्या मैंने कभी कुछ नहीं किया? मेरी आवाज धीमी और खतरनाक थी। यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने अपने हाथ दिखाए। हाथ जिन पर झुर्रियां थीं, घाव थे और जो कभी नहीं गए। मैंने सीमेंट मिलाया, ईंटें उठाई, दीवारें खड़ी की, जबकि मैं अपने बेटे को अकेले पाल रही थी क्योंकि मेरे पति दूसरे शहर में काम कर रहे थे। दीपाली ने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने अपने शादी के कंगन बेचकर नींव के लिए पैसे जुटाए। मैंने सालों तक नमक के साथ सेम खाए ताकि हर पैसा बचा सकूं। मैंने दिन में दर्जी का काम किया और रात में मिस्त्री बनी। मेरे हाथ खून से सने थे। मेरी पीठ टूट गई। मेरे घुटने कभी ठीक नहीं हुए। सब कुछ अपने परिवार को एक घर देने के लिए किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी आवाज नहीं कांपी। और तुम 3 साल पहले आई। तुमने मेरे घर में मुफ्त रहकर मेरा पानी, मेरी बिजली और मेरा खाना इस्तेमाल किया। तुमने मेरी मेहनत से बने फर्श पर अपने स्टिलेटोस में चलने की हिम्मत दिखाई। और तुमने यह कहने का दुस्साहस किया कि मैं यहां रहने की हकदार नहीं हूं। डॉन आर्टुरो ने सिर को हाथों में छिपा लिया। डोना बीटरिज रो रही थी। दीपाली एक भूत की तरह पीली थी। तो अब ये होगा, मैंने आगे कहा। जर्मन, कृपया। वकील ने एक दस्तावेज। दीपाली, ये अधिकारों से संबंधित एक दस्तावेज है। यहां हस्ताक्षर करें और माने कि आपके पास कभी नहीं था और कभी नहीं होगा इस संपत्ति पर कोई अधिकार। मैं यह नहीं साइन करूंगी। फिर जर्मन ने एक और दस्तावेज निकाला। हमने धोखाधड़ी, संपत्ति के हनन के प्रयास और पारिवारिक हिंसा के लिए यह आपराधिक मामला दायर किया है। हमारे पास जितने सबूत हैं, आप कोर्ट में जाएंगे और हारेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, ये संदेश और रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किए जा सकते हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका काम जाने कि आप किस तरह की इंसान हैं? दीपाली ने मुझे घृणा से देखा। आप एक बदला लेने वाली औरत हैं? नहीं दीपाली, मैं एक महिला हूं जो अदृश्य होने से थक चुकी है। डॉन आर्टुरो खड़े हुए। दीपाली, उस पेपर पर साइन करो। अभी। पापा, अभी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। आपने हमें शर्मिंदा किया है। आपने हमें झूठ बोला। आपने अदृश्य चीजें की हैं। साइन करो और इसे खत्म करो। डोंजा बीटरिज भी खड़ी हुई। आपके पिता सही हैं। कृपया बेटी, साइन करो। दीपाली ने कांपती हुई हाथों से कलम उठाई। उसने हर खुराक में इसे नफरत से भरा। उसने गुस्से में साइन किया, लेकिन साइन किया। जर्मन ने दस्तावेज उठाया। बिल्कुल सही। अब आपके पास संपत्ति को खाली करने के लिए 30 दिन है। दीपाली इस घर में फिर से नहीं आ सकती, केवल अपनी चीजें लेने के लिए, हमेशा निगरानी में। रुकिए। रोहित ने पहली बार कुछ कहा। मां, मैं भी जा रहा हूं। मैं चौंकी। क्या? मैं एक छोटा सा अपार्टमेंट ढूंढने जा रहा हूं, केवल मेरे लिए। मुझे चाहिए। मुझे अकेले जीने की आदत डालनी है, चीजों की कद्र करनी है और उस आदमी बनना है जो मैं पहले से होना चाहिए था। मेरी आवाज टूट गई। बेटे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मां, मुझे जाना है तुम्हारे लिए और मेरे लिए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा। मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगा। मैं तुम्हारी हर जरूरत में मदद करूंगा और मैं अपने जीवन के बाकी हिस्से को इन 3 वर्षों का मुआवजा देने में बिताऊंगा। वह आया
और मुझे मजबूती से गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो माँ, सच में, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे रोते हुए गले लगाया। डॉन आर्टुरो मेरे पास आए। श्रीमती, उम्मीद, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी ने जो किया वह अक्षम्य है। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ भी, कृपया, मुझे बस यह चाहिए कि उसे ले जाएं और वह वापस ना आए। हम ऐसा करेंगे। दीपाली उठी। उसने बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक आखिरी बार वापस मुड़ी। आशा करती हूं तुम अपने खाली घर का आनंद लो बूढ़ी। अकेली, जैसे तुम योग्य हो। सुकोरो चौंकी। अकेली नहीं, लोगों के बीच जो उसकी कदर करते हैं। कुछ जो तुम कभी नहीं समझोगी। दीपाली दरवाजा बंद करते हुए चली गई। उसके माता पिता ने शर्मिंदगी के साथ विदाई दी। जब वे चले गए, मैं सोफे पर गिर गई। सब कुछ खत्म हो गया था। 3 महीने बाद रोहित ने दिल्ली में एक छोटा लेकिन सुंदर अपार्टमेंट ढूंढा। हम हफ्ते में 3 बार मिलते थे। वह मेरे लिए खाना बनाता था। मैं उसे वो रेसिपी सिखाती थी जो मैंने कभी नहीं सिखाई थी। हम सच में बातें करते थे। उसने बताया कि उसने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दीपाली ने इसका विरोध नहीं किया। उसके पास पहले से एक नया बॉयफ्रेंड था, कोई और, ज्यादा पैसे वाला। रोहित ने कड़वाहट के साथ कहा, उसे जाने दो बेटे, वह इसकी कदर नहीं करती थी। सोकोरो और मैंने अपने घर के एक हिस्से को सिलाई कार्यशाला में बदल दिया। हमने पड़ोस की बड़ी महिलाओं को आमंत्रित किया। ऐसी महिलाएं जैसे मैं, जो अदृश्य रह गई थीं, जिन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। अब हम एक साथ सिलाई कर रहे थे। हम एक साथ हंसते थे। हम एक साथ देखभाल करते थे। घर फिर से जीवन से भर गया। लेकिन इस बार वह जीवन जिसे मैंने चुना था, वसीयत वहीं रही। 50% रोहित के लिए, तत्शासन फाउंडेशन के लिए। लेकिन अब रोहित समझता था कि क्यों। एक शाम जब हम रसोई में चाय पी रहे थे, उसने मुझे देखा। माँ, जानते हो, मैंने सोचा कि तुम्हें खोना सबसे बुरा होगा जो मेरे साथ होगा, लेकिन खुद की गलती के कारण तुम्हें लगभग खोना, ये उससे भी बुरा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुमने मुझे नहीं खोया बेटे, तुमने मुझे पाया। हम दोनों ने एक दूसरे को पाया। उसने मुस्कुराया, एक उदास लेकिन असली मुस्कान। उस रात जब वह चला गया, मैं बैठक में बैठी। मेरी बैठक में, मेरे घर में। वह घर जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। वह घर जिसे मैंने अपनी आवाज से बचाया। वह घर जहां मैंने आखिरकार फिर से दिखाई दी। मैंने दीवारों को देखा, फर्नीचर को छुआ, गहरी सांस ली, और सालों में पहली बार मुझे शांति मिली। क्योंकि वह सबसे बड़ा धरोहर जो मैंने अपने बेटे को दी, वह दीवारें या ईंटें नहीं थी। यह एक ऐसा पाठ था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा, कि घर मेहनत से बनते हैं, कि सम्मान कर्मों से अर्जित होता है, और कि 61 साल की एक महिला जब वह अदृश्य होना बंद करने का फैसला करती है, पहाड़ों को हिला सकती है। यह घर मैंने प्यार और बलिदान से बनाया, और मैं इसे अपने तरीके से आनंद लूंगी उन लोगों के साथ जो मेरी कदर करते हैं। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप जब जाते हैं तो क्या छोड़ते हैं, यह है कि आप यहां रहते हुए कैसे जीते हैं। और मैंने जिया, अंततः जिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि पारिवारिक प्यार बिना शर्त होता है, कि खून सब कुछ माफ कर देता है, कि हमें चुप रहना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। लेकिन शांति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है, गरिमा। और जब हम अपनी गरिमा खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। अगर आप कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं, अगर कोई आपको अपनी जिंदगी में अदृश्य महसूस कराता है, तो यह याद रखें, अपनी आवाज पुनः प्राप्त करने के लिए कभी देर नहीं होती। अपने लिए खड़े होने के लिए कभी देर नहीं होती। दुनिया को यह बताने के लिए कभी देर नहीं होती कि आप कौन हैं। ये कहानी उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने चुपचाप साम्राज्य बनाए, उन सभी के लिए जिन्होंने सब कुछ दिया और कुछ नहीं पाया, उन सभी के लिए जो कभी अदृश्य थीं। आप लोग उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं, और आपको देखा जाना चाहिए। क्या आपने अपने दिल को छूने वाली कोई कहानी सुनी है? मुझे एक टिप्पणी करके बताएं। आप किस शहर से हमें देख रहे हैं?
आपको उस आशा की कहानी में सबसे ज़्यादा क्या लगा? अगर आपको लगता है कि उसने सही फैसला लिया, तो लाइक करें और असली जीवन की प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, जो हमें याद दिलाती हैं कि अपनी गरिमा को वापस पाना कभी देर नहीं होती। अगली कहानी में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें और याद रखें, आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। हमेशा। समाप्त।